Good morning students, welcome back to your SST classes. Yes students, as you know, in our last video we have done chapter number 14. Now in this video we will do chapter number 17 because your 15 and 16 chapter are in project work in activity. Okay, now chapter number 17 will be started and the name of the chapter is British Rule and the Revolt of 1857. आप बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चों कि हमारे कंट्री पर जो ब्रिटिश थे उन्होंने रूल किया था, शासन किया था और कई सालों तक हमारा जो कंट्री था, इंडिया कंट्री है हमारा, वो अंग्रेज़ों की का गुलाम बनकर रहा था। तो उस दौरान पर क्या कंडीशन थी और कौन क्या मतलब क्या किस तरह से जो हमारे इंडियन थे उन्होंने किस तरह से उनको मतलब आपको पता है किस तरह से उन्होंने उनको जो है उनके ऊपर अत्याचार किया, परेशान किया, इंडियन को अपना गुलाम बनाकर रखा। तो इस चैप्टर में बच्चों हम इस सब के बारे में तो पढ़ने नहीं वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि इसमें जो ब्रिटिश ने जो रूल किया था वो किस तरीके से रूल किया, मतलब स्टार्टिंग कैसे हुई थी उनकी, और अबाउट द रिवॉल्ट ऑफ 1857 में जो क्रांति हुई थी 1857 की, वो कैसे हुई थी और क्यों हुई थी, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इंडिया हैड ऑलवेज बीन फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस। अब देखो इंडियन खाना की बात अगर की जाए तो खाना काफ़ी स्पाइसी होता है, मसालेदार होता है। अगर आप साउथ इंडियन की बात करें या अदर कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ का खाना मतलब जो है स्पाइसी नहीं होता है इन द कंपैरिजन ऑफ द इंडियन फूड, बिकॉज इंडिया में जो स्पाइसेस का हम यूज़ करते हैं। स्पाइसेस क्या होते हैं? मसाले। तो बहुत फेमस रहा है इंडिया अपने मसालों को लेकर। टेक्सटाइल, कपड़े, पर्स, मोती, इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब फेमस रहा है इंडियन हमारा कंट्री, विच ब्रॉट मैनी ट्रेडर, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे व्यापारी आकर जो है अपना व्यापार फैलाते थे क्योंकि स्पाइसेस डिमांड में थे। टेक्सटाइल, कपड़ा और पर्स, मोती, जैसे मैंने आपको बताया। द अरब वर द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश ट्रेडिंग रिलेशन विद इंडियन। तो इंडियन के साथ जो सबसे पहले जो ट्रेडिंग व्यापार के जो संबंध स्थापित किए थे वो अरब थे, मतलब अरब से आए थे, अरेबियन थे। दे वर फॉलोड बाय द यूरोपियन, और वो उनको मतलब वो किसके द्वारा आए थे? यूरोपियन के द्वारा फॉलो किया गया था उनको। अब हम पढ़ते हैं ब्रिटिश रूल के बारे में कि ब्रिटिश ने इंडिया में रूल कैसे किया। देखो अरेबियंस आए थे, अरब जो है रिलेशन बनाए, अब इन ट्रेडिंग रिलेशन बनाए क्योंकि जो है इंडिया जो है स्पाइसेस और टेक्सटाइल वगैरह को लेकर जो काफ़ी फेमस था, तो अरब ने भी हमारे देश के साथ सबसे पहले व्यापार किया था। अब ब्रिटिश जब हमारे यहाँ पर आए, ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट आ गए थे, उन्होंने भी फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशंस बनाने की कोशिश की। धीरे धीरे उन्होंने इंडिया पर अपना आधिपत्य जमाया, अधिकार जमाया, और किसके द्वारा जमाया? ट्रेड करके, व्यापार करके धीरे धीरे वो जो है गुलाम बनाते चले गए इंडियन को अपने साथ। तो चलो जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपना रूल फैलाया, शासन फैलाया ब्रिटिश ने। वास्को ड गामा, a Portuguese explorer, was the first to discover a new sea route to India in 1498। देखो वास्को ड गामा के बारे में आप सब जानते हैं, जो नहीं जानते हैं तो ध्यान से सुन लीजिए। जो वास्को ड गामा था पुर्तगाली था एक, और उसने सब इंडिया जो है खोज की थी इंडिया की, और कब जो है वो समुद्र के रास्ते से आया था, शिप में आया था, और वो जा तो कहीं और रहा था पर उसने जो मतलब पहुंच गया वो इंडिया। तो इस तरह से सी रूट के द्वारा उसने इंडिया की खोज की 1498 में। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया। जो ब्रिटिश ने जो ईस्ट साइड से आए थे वो इन्होंने अपनी कंपनी बनाई थी, वो इंडिया में आए और वो भी वही इंटेंशन लेकर आए, जैसे कि बताया आपको जो इंडिया फेमस था स्पाइसेस में, टेक्सटाइल्स में। तो इस व्यापार के मतलब व्यापार के इरादे से ही वो धीरे धीरे इंडिया में अपना जो है राज्य स्थापित करते गए। तो वो व्यापार करने के इरादे से ही आए थे। स्पाइसेस जैसे टेक्सटाइल के बारे में आपको बताया, टेक्सटाइल कपड़े होते, कॉटन, सिल्क क्लॉथ, और मेडिसिन, दवाइयाँ जो है, परफ्यूम्स, प्रीशियस स्टोन, जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे प्रीशियस स्टोन मतलब कीमती पत्थर हैं, मेटल्स, धातुएं हैं। तो इन सब का धीरे धीरे वो मतलब व्यापार के द्वारा जो है उन्होंने अपने यहाँ पर नींव बनाने की कोशिश की। Eventually the British gained a strong foothold by defeating the Portuguese, Dutch and French। और डच थे जो पुर्तगीज थे, जैसे कि वास्को ड गामा एक पुर्तगाली था, और डच लोग रहते थे यहाँ पे, फ्रेंच लोग रहते थे। तो धीरे धीरे जो थे उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ने उनके ऊपर अपना जो है वो उनको हराकर उनके ऊपर जीत हासिल कर ली। दे सेट अप अ बिग ट्रेडिंग सेंटर एट सूरत, बॉम्बे,
मद्रास एंड कैलकाटा एंड टर्न इनटू फोर्ट्स। उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जो है उन्होंने ट्रेडिंग सेंटर बना लिए थे, अपने व्यापार के केंद्र, जिसमें सूरत था, सूरत में कपड़ा बहुत अच्छा होता है, मुंबई है, मद्रास है, कैलकाटा है, यहाँ पर उन्होंने धीरे धीरे जो है अपना जो है उनको व्यापार के केंद्र बनाकर उन्हें वहाँ पर अपने जो है अपना किला, अपने एक तरीके से किलाबंदी कर ली, वहाँ पर वो रहने लगे। द ब्रिटिश गेन ग्रेट प्रॉफिट्स एंड वर्ल्ड लीड। अब उन्होंने जब ये व्यापार फैला लिया इंडिया में, तो ये इंडिया में तो ना सूरत, बॉम्बे, मद्रास है ना, तो इन्होंने क्या किया, व्यापार के से इनको बहुत प्रॉफिट हुआ, बहुत पैसा कमाया इन्होंने। तो फिर क्या हुआ, जो प्रॉफिट्स इनको मिल रहे थे उनके साथ ये, अब देखो पैसा किसी के पास जरूरत से ज़्यादा जाता है तो ऑब्वियस है कि वो ग्रीडी हो जाएगा। इसी तरह से जो ब्रिटिश थे वो करने तो व्यापार आए थे, लेकिन उनको प्रॉफिट इतना ज़्यादा हुआ, मुनाफा इतना ज़्यादा हुआ कि उनका जो ये प्रॉफिट था वो लालच में बदल गया, वो और ज़्यादा लालची होते चले गए। दे ब्रोक रूल्स। अब उन्होंने क्या किया, पहले तो वो रूल्स रेगुलेशन के अंडर रहकर वर्क कर रहे थे, काम कर रहे थे, फिर उन्होंने क्या किया कि जो रूल्स थे उनको तोड़ना शुरू कर दिया। मीन्स रूल्स तोड़ के वो विदाउट रूल एंड रेगुलेशन वो व्यापार शुरू कर दिया उन्होंने, और कोई भी वो गवर्नमेंट का रूल नहीं मानते थे, इंडियन गवर्नमेंट का। और वो जो भी फैसिलिटीज़ उनको दी जाती थी, तो है मतलब मुगल जो रूलर्स थे, जो मुगल साम्राज्य के लोग वहाँ पर रहते थे, जिनके द्वारा ब्रिटिश को फैसिलिटीज़ दी जाती, फिर वो उनका मिसयूज़ करने लग गए। मीन्स सारे रूल्स ब्रेकअप किए उन्होंने। और वह सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ बंगाल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश वेज ऑफ ट्रेडिंग। और जब उन्होंने मतलब नियम कानून के बिल्कुल विरुद्ध चल रहे थे, गैर कानूनी तरीके से वो व्यापार को फैला रहे थे, तो सिराजुद्दौला जो थे, हमारे बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, देखो यहाँ पर जो है दौला, ये नवाब ऑफ बंगाल, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी आप साथ के साथ अंडरलाइन करते रहा करिए। तो सिराजुद्दौला जो था वो नवाब था बंगाल का, तो उसने क्या किया, वो प्रोटेस्ट किया, विरोध किया जिस तरीके से वो व्यापार कर रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने नहीं माना तो दे स्टार्टेड अ वॉर अगेंस्ट हिम इन 1757। और फिर उन्होंने 1757 में उनके खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया, लड़ाई की इस बात को लेकर। दिस वॉर इज नॉन एज, और इस युद्ध को जाना गया बैटल ऑफ प्लासी। जो बैटल ऑफ प्लासी था वो किस किस के बीच, और ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में 1757 में हुआ था। और द नवाब ऑफ बंगाल, और उसमें क्या हुआ, जो नवाब था बंगाल का उसकी हार हो गई, क्योंकि ब्रिटिश ज़्यादा पावरफुल थे, फाइनेंशियली भी ज़्यादा पावरफुल थे। इन 1764 में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड अनदर वॉर अगेंस्ट द कंबाइंड आर्मी ऑफ नवाब ऑफ बंगाल एंड द मुगल एम्परर। अब देखो, जो कंबाइंड आर्मी थी बंगाल, जो नवाब का बंगाल था, उसे तो उसने हरा ही दिया था, और उनके साथ जो आर्मी थी और जो मुगल एम्परर, सब लोग की जो मिली जुली आर्मी थी, उन्होंने क्या किया, उसके खिलाफ भी युद्ध छेड़ दिया ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश की थी 1764 में। तो वो जो युद्ध हुआ उसे बैटल ऑफ बक्सर के नाम से, बक्सर के युद्ध के नाम से जाना गया था। दे वॉन द वॉर एंड ऑब्टेन द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू इन बंगाल। अब क्या हुआ, उन्होंने ये युद्ध जीत लिया, और अब उन्होंने क्या किया, बंगाल से जो है वो कलेक्ट रेवेन्यू होता है टैक्स, जो था वो कर लेने लग गए थे बंगाल से, क्योंकि बंगाल का जो था जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसको तो उन्होंने हरा ही दिया था। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो वहाँ की जो आर्मी थी उसको भी हरा दिया, और वो जीत गए, युद्ध जीत गए थे। बैटल ऑफ बक्सर जो था वो ब्रिटिश जीते। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, बंगाल से कर लेना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पे कभी लैंड टैक्स के नाम पर, कभी एग्रीकल्चर टैक्स फार्मर के ऊपर लगाया गया। इस तरह से तरह तरह के तरीकों से, गलत तरीके से, सही तरीके से, फेयर एंड फाउल मीन्स से वो कलेक्ट करने लग गए, रेवेन्यू टैक्स इकट्ठा करने लग गए। और इससे क्या हुआ, जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई, क्योंकि धीरे 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 जो है वो एक के बाद एक को, जो साम्राज्य को हराकर वो अपना आधिपत्य जो है वो भारत में स्थापित करती जा रही थी। तो जब उसका सब जगह उसका अपना रोल हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो गई। द ब्रिटिश रिलीज दैट देयर वर मैनी बिग एंड स्मॉल किंगडम्स इन द कंट्री विच फॉट अगेंस्ट ईच अदर। और फिर ब्रिटिश को ये रियलाइज़ हुआ, ये पता लगा कि वहाँ पर बहुत सारे छोटे बड़े साम्राज्य हैं इस देश में, इंडिया में, जो आपस में लड़ते रहते हैं, जो आपस में लड़े, दे टुक एड। और जब वो उनकी लड़ाई हुई आपस में, जो भी छोटे बड़े किंगडम थे कंट्री के, तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाया। उन्होंने ना एक सिचुएशन जो थी, जो युद्ध वाली थी, उसका फ़ायदा उठाया, और उन्होंने एक पॉलिसी लगा दी, डिवाइड एंड रूल। एक पॉलिसी लगा दी इस सिचुएशन को, द यूज़ ऑफ दिस पॉलिसी। और इस पॉलिसी के यूज़ से उन्होंने बहुत सारे जो है क्या किया, साम्राज्यों को अपने अंदर मिला लिया। छोटे मोटे जो किंगडम थे, राज्य थे, उन्हें अपने अंदर मिला लिया। डिवाइड एंड रूल का मतलब क्या था, कि उन्हें बांट दो और उन पर युद्ध कर लो। बांटो कैसे, वो आपसी जो भेदभाव थे, जो आपसी ईर्ष्या थी, जो मनमुटाव था साम्राज्यों के बीच में,
तो उन्होंने क्या किया, उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। डिवाइड का मतलब कि उनको बांट दिया और उनके ऊपर अपना शासन कर लिया। आपको पता है यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है ना। जब उन्होंने सबको एक दूसरे को भड़काकर और उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और उनको वीक बना दिया और फिर एक एक करके सबको हराकर सबके राज्य पर उन्होंने अपनी जो है वो सत्ता जमा ली। और इस तरह से वो एक एक करके सभी साम्राज्यों के ऊपर उन्होंने अपना जो है वो होल्ड बना लिया। दे ग्रेजुअली एक्सटेंडेड देयर पावर इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। धीरे धीरे उन्होंने इंडिया के अदर पार्ट्स पर भी जो है अपना एक्सटेंशन पा लिया, अपनी पावर को वो धीरे धीरे सबके ऊपर लगाते रहे। हाउएवर देयर वर अ फ्यू पावरफुल फॉर किंगडम्स लाइक मराठा, पंजाब एंड मैसूर हु डिड नॉट गिव इट टू द ब्रिटिश। अब क्या हुआ, जो और बहुत सारे कुछ पावरफुल किंगडम्स भी थे, जैसे मराठा पावरफुल रहे हैं, पंजाब, मैसूर, तो इन्होंने क्या किया, इन्हें डिड नॉट गिव इन टू द ब्रिटिश, तो मतलब उन्होंने अपने अंदर जो है ब्रिटिश को आने नहीं दिया, अनुमति नहीं दी। तो ब्रिटिश फॉट मैनी ईयर्स, और ब्रिटिश जो थे, जो अंग्रेज लोग थे, वो काफ़ी सालों तक, कई सालों तक इनके खिलाफ लड़ते रहे एंड अल्टीमेटली डिफीटेड दैम। और फिर उसने क्या किया, अंत में इनको भी हरा दिया। बाय 1850 दे हैड एस्टेब्लिश्ड देयर रूल इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। और अब इन्होंने पंजाब, मैसूर, मराठास, इनको भी हरा दिया और धीरे धीरे इन्होंने इंडिया के ज़्यादातर हिस्से पर अपना काबू पा लिया था। अब इनजस्टिस ऑफ द ब्रिटिश, अब देखो जब उनकी पावर आ गई उनके हाथ में, उन्होंने जो है धीरे धीरे अपना राज्य स्थापित करते गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू आए किस लिए थे, वो एक व्यापार करने के इरादे से आए थे और एक व्यापार के से ही उन्होंने अपना इतना ज़्यादा जड़ें जमा ली, इतना ज़्यादा अपनी पावर को उन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया कि धीरे धीरे ओवरऑल इंडिया पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। तो अब क्या हुआ, जब कब्जा कर लिया, वो पावरफुल हो गए, तो उनका जो अत्याचार था ब्रिटिश का, वो इंडियन के ऊपर और ज़्यादा बढ़ गया। अब कोई रूल्स रेगुलेशन उन्होंने जो है वो नहीं मानते थे, सिर्फ अपनी मनमानी करते थे। अब क्या हुआ, उनका जो है ब्रिटिश जो है अत्याचार कर रहे थे इंडियन पे, तो किस तरह का इनजस्टिस था, चलो जानते हैं। इनजस्टिस टू द ऑफ द ब्रिटिश टू इंडियन। द ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड ऑल द रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज थे, इंडिया रिसोर्स पावरफुल रहा है रिसोर्सेज के मामले में, बहुत सारे खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं, ज़्यादातर यहीं पाए जाते हैं हमारे इंडिया में। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे सबके ऊपर जो है मैक्सिमम बेनिफिट, जो तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स जो है उसने लेने शुरू कर दिए, सभी का वो यूज़ करने लगा। एज द ब्रिटिश वर इंटरेस्टेड ओनली इन मेकिंग मनी, और आप जानते ही हैं कि वो मनी मेकिंग माइंडेड थे, मनी माइंडेड थे। तो वो दे फोर्स द फार्मर, तो उन्होंने जो बिहार के जो फार्मर्स थे उनको फोर्स किया, उन पर जोर ज़बरदस्ती की कि वो जो है इंडिगो क्या होता है, जो नील होता है, नील ब्लू होता है ना, जो वाइट कपड़ों पे लगाते हैं वाइटनेस के लिए। तो अब तो अलग अलग वेराइटीज़ आ गई, एडवांस हो गया है। तो पहले इंडिगो नील की खेती करने के लिए उन्होंने जो है बिहार के जो फार्मर्स थे उनको मजबूर किया। तो इंडिगो क्या था, इंडिगो एक ब्लू पाउडर होता है। देखो पहले जो था, अब तो लिक्विड फॉर्म में आता है ना, जो उजाला वगैरह हम लोग लगाते हैं कपड़ों पर, लेकिन जो पहले क्या था वो पाउडर की फॉर्म में आता था। तो वो इंडिगो था, इंडिगो एक ब्लू पाउडर होता था। तो वो क्या होता था, उसका यूज़ किया जाता था इंग्लैंड में फॉर डाइंग क्लॉथ्स इन टेक्सटाइल मिल्स। जो टेक्सटाइल मिल्स होती थी वहाँ पर वो डाई करने के लिए उस रेड पाउडर, जो ब्लू पाउडर था, उसका यूज़ किया जाता था, जो कि इंडिगो था। द फार्मर्स हैड नो यूज़ ऑफ दिस क्रॉप। अब जो फार्मर्स थे इंडिया के, वो उनको इस फसल का उनके पास कोई यूज़ नहीं था, क्योंकि इंडिया में इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई कभी। तो वो क्या करते थे, उन्होंने जो, और उसके अलावा उन्हें ज़रूरत थी जो फूड क्रॉप्स होती हैं, जो खाने की जो फसलें होती हैं, तो टू फीड देयर फैमिली, अपनी फैमिली को खिलाने के लिए खाने की ज़रूरत थी। तो वो फूड क्रॉप्स जो है उनको ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इसलिए जो फार्मर्स थे उन्होंने मना कर दिया, उसको जो है वो नहीं चाहते थे इस चीज़ को उगाना, लेकिन उनको फोर्सफुली उनको प्रेशराइज किया गया फार्मर्स को उसको उगाने के लिए, और उगाना भी था उन्होंने, और उसको सेल करे वो ब्रिटिश ट्रेडर्स को, और वो भी लो प्राइसेस पर, कम कीमत पर। मतलब उन्हें मजबूर किया गया कि पहले तो वो इंडिगो जो है उसकी खेती करें, उसको उगाएं, उसको बड़ा करें, उसके बाद वो जो है उसको ब्रिटिश ट्रेडर्स को ही बेचें। मतलब इस चीज़ के लिए भी वो जो है फ्री, मतलब जो है वो लिबरल नहीं थे, मतलब कि उन्हें बेचना भी ब्रिटिश ट्रेडर्स को ही था। मीन्स उन्हीं के लिए उगाए और उन्हीं को ही, वो भी लो प्राइसेस पे, कम कीमतों पर बेच दें, ताकि जो ब्रिटिश है उनका ज़रूरत से ज़्यादा फायदा उठा सके। द वीवर्स ऑफ फाइन कॉटन एंड सिल्क वर फोर्स्ड टू सेल देयर कॉटन ओनली टू ब्रिटिश ट्रेडर्स। अब जो कपड़ा बुनने वाले थे, जो कॉटन का कपड़ा बुनते थे, सिल्क का कपड़ा बुनते थे, जो जुलाहे थे, जो वीवर्स थे, उनको भी ये मजबूर किया गया कि वो कपड़े बुने और वो ब्रिटिश ट्रेडर्स को ही बेचें एट वेरी लो प्राइसेस, कम कीमतों पर।
मतलब हर तरह से उन्होंने अपना जो है वो जमाव कर लिया था, काबू पा लिया था हर चीज़ पर। द ब्रिटिश यूज इंडियन सोल्जर्स टू कॉन्कर इंडिया बट दे ट्रीटेड देम बैडली। ब्रिटिश ने जो है इंडियन सोल्जर्स का, जो भारतीय सैनिक थे, उनको इंडिया पर जीतने के लिए बहुत जो है ब्रिटिश ने उनका यूज़ किया। जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे वो लालची थे, वो उनका जो इंडियन थे सोल्जर्स थे उनको भी कैसे यूज़ किया। अब देखो उन्होंने पता एक क्या किया, जो ब्रिटिश मेड द लॉ टू टेक कंट्रोल ऑफ मोर एंड मोर किंगडम्स। ब्रिटिश ने ऐसे कानून बना लिए, नए अलग से अपने नियम बनाए, और उन्होंने धीरे धीरे जो है सभी जो किंगडम्स थे उनके ऊपर धीरे धीरे सबके ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया। वन सच लॉ वॉज इफ अ किंग डाइज विद अ चाइल्ड। अब देखो उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया कि अगर कोई राजा की मृत्यु हो जाती है विदाउट अ चाइल्ड, बिना बच्चे के, मीन्स उसका उत्तराधिकारी कोई नहीं होता था, तो उसकी जो टेरिटरी थी, जो भी उसका साम्राज्य था, वो ब्रिटिश के खाते में चला जाता था। नॉर्मली क्या होता है कि जो पिता की संपत्ति होती है, प्रॉपर्टी होती है, उसका उत्तराधिकारी उसका बेटा होता है ना। तो अगर कोई राजा ऐसा था जिसका अपना कोई बेटा नहीं था, तो उसकी जो संपत्ति होती थी वो किसके खाते में चल जाती थी? ब्रिटिश के खाते में। तो इस तरह से उन्होंने एक रूल बना दिया कि अगर कोई राजा बिना किसी संतान के मर जाता है तो उसके जो साम्राज्य है वो ब्रिटिश को मिल जाएगा। 10 ट्रेडर्स, फार्मर्स, सोल्जर्स, किंग्स, इन सभी जो भी वहाँ के जो व्यापारी थे, फार्मर्स थे, सोल्जर्स थे, राजा महाराजा थे, वो सभी के सभी जो है डिससेटिस्फाई हो गए, नाराज हो गए, क्योंकि अब वो अपनी ही नीतियाँ यहाँ पर चलाने लगे थे। तो वो इस ब्रिटिश रूल से पूरी तरह से जो थे वो संतुष्ट नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, दे वॉन्टेड द ब्रिटिश टू लीव इंडिया। वो चाहते थे कि जो ब्रिटिश है वो हमारा इंडिया छोड़कर चले जाए। पहले धीरे धीरे उन्होंने जो है अपनी जगह बनाई, फिर पूरी पावर वहाँ पर आ गई, उनके ब्रिटिश के हाथ में आ गई, और फिर उन्होंने एक के बाद एक जो है ऐसे लॉ बनाने स्टार्ट कर दिए जिनको अपनाना जो है इंडियन के खिलाफ था। इंडियन जो है उसको मान नहीं पा रहे थे क्योंकि वो उनके वेलफेयर में काम नहीं कर रहे थे। तो ब्रिटिश जो थे वो ब्रिटिश रूल के खिलाफ हो गए और वो चाहते थे कि बस किसी तरह से जो है इंडिया छोड़कर ये यहाँ से चले जाए, क्योंकि जो उनका इनजस्टिस था, जो अन्याय था, वो बहुत ज़्यादा हो रहा था ब्रिटिश के द्वारा इंडियन के ऊपर। तो अब क्या था, वो चाहते थे कि अब ये इंडिया छोड़कर चले जाएं। तो अब उसके लिए उन्होंने क्या रूल्स अपनाए, कि क्या तरीका अपनाया ताकि ब्रिटिश यहाँ से जाएं। तो क्या ऑप्शन था उनके पास? वॉर, युद्ध, रिवॉल्ट, है ना। तो फिर उन्होंने लड़ाई छेड़ी, युद्ध छेड़ा, क्योंकि सीधे तरीके से तो ब्रिटिश मानने वाले थे नहीं, है ना। तो अब वो रिवॉल्ट हुआ 1857 में, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है इसका वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ स्टूडेंट्स।